तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर कैसा है कि ये पहला प्रॉपर्टी है, हमने जो कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था ना, वही होता है कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर को तुम जोड़ोगे तो वो हमेशा बी प्लस ए के बराबर ही आएंगे। वो कहाँ से मिलता है हमें? ये जो पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, ओ ए, ये जो पैरेललोग्राम लॉ होता था, मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमें डायगोनल क्या दिया था? ए प्लस बी दिया था ना पैरेललोग्राम लॉ में से। और वही अगर हम बात करें, इधर भी बी वेक्टर है, इधर भी ए वेक्टर है, तो इसका जो डायगोनल है ना, वो हमें क्या देगा? बी प्लस ए देगा। मतलब ऐसे समझ लो कि ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर तुम अगर करोगे तो तुम्हें मिला था ओ बी वेक्टर, ठीक है ना बात? ओ बी वेक्टर मिला था। और जब हम ऐसे करेंगे ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ओ सी प्लस सी बी वेक्टर करेंगे तो हमें बी ओ वेक्टर मिलेगा ना, ठीक है ना बात? अब देखो ये जो ओ सी वेक्टर है ना, ये ओ सी वेक्टर कहा गया, हाँ ये ओ सी वेक्टर इसकी बराबर है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ए बी लिख दिया मैंने। अब देखो सी बी वेक्टर क्या है? सी बी किसकी बराबर है? ओ ए की बराबर है ना, तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर रख दो। और अब ये जो बी ओ आ रहा है ना, ये बी ओ जो आ रहा है, हमने यहाँ पर रख दी बी ओ, ठीक है ना। और ये हमें मिला था ए बी प्लस ओ ए का मतलब क्या था? ओ बी था। ये तो ओ बी आ गया ना, ओ बी और बी ओ दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है ना, एक ही वेक्टर हो रहा है दोनों। अब देखो यहाँ से अगर ओ ए का वैल्यू कितना रहा था? ओ ए का वैल्यू कितना था? ए था ना। ए बी का वैल्यू कितना था? बी था ना। मतलब ये जो ए प्लस बी आ रहा था वो भी ओ बी आ रहा था, और ये जो b प्लस ए बी का मतलब था ये b, और b वेक्टर ये था और a वेक्टर ये था ना, तो b प्लस ए या फिर b प्लस ए, ये भी हमें क्या मिल गया? ओ बी ही मिल गया। मतलब ये दोनों कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। अब दूसरी देखो, दूसरी में क्या बोला गया कि ये एसोसिएटिविटी लॉ है, ठीक है ना, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। इसको भी तुम प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर में b प्लस सी को पहले जोड़ो, उसके बाद ए से जोड़ो, और अगर तुम a और b को पहले जोड़ो उसके बाद c को जोड़ो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? ओके, स्केलर का मतलब होता है एनी रियल नंबर k बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होता है, ठीक है ना। स्केलर का मतलब होता है एनी रियल नंबर k, उसका वैल्यू होता है सिर्फ। अगर तुम किसी वेक्टर a में 2 की मल्टीप्लाई करोगे ना, सपोज मान लो कि पहले a वेक्टर था यहाँ से यहाँ तक, o से a तक था, ये था a वेक्टर। जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका जो लेंथ है ये डबल हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। मतलब ओ ए वेक्टर ऐसा दिखने लगेगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? ये वेक्टर होता है ट्वाइस ए वेक्टर, हो गई। ये ए वेक्टर था लेकिन ये क्या है? 2 ए वेक्टर है, ट्वाइस ए वेक्टर, ठीक है ना। मतलब 2 गुना बढ़ गए, लेंथ डबल हो गया। अगर इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ कितना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 आएगा और ये भी बढ़ गया, ओके। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर को तुम -2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि -2 भी तो एक रियल नंबर है ना, -2 से तब जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? अगर ये 2 हो गया तब देखो ये ए था ना, तो -2 से क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और दुगनी हो जाएगी। मतलब ये लेंथ जितना था ना उसका डबल तो हो जाएगा, ओ ए तो दुगना हो जाएगा ना इसका, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर ओ से ए तक था तो अभी इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब ओ ए किसका बराबर है? निगेटिव ऑफ ए ओ के बराबर है ना। तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वेक्टर था इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना बात? ओके, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर के बारे में, ओके। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जा रहे हैं, ठीक है ना, वही हमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर किसी वेक्टर ए को, कोई भी एक वेक्टर है ए, उसको अगर तुम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो ना, ठीक है ना,
तब हमें क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर मिलता है। मतलब इसका वैल्यू जितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। हम इसके बारे में डिटेल्स में समझ पाओगे, ऐसा ही समझ लो पहले, बाद में हम बहुत डिटेल्स में जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। अब देखो ये याद रखना, एक वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद एक यूनिट वेक्टर मिलता है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। ओके, अब हम जाते हैं एक्सिस पे जाते हैं। हम लोग एक्सिस तो पढ़ कर आए हो, तुम लोग 2 डायमेंशन पढ़ कर आए हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ कर आए हो, लेकिन जो 3D में है ना, 3 एक्सिस आएगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये जेड एक्सिस मान लो। कभी कभी एक्स एक्सिस को इधर भी लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर मिलता है हमेशा। हालांकि हर एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी होता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी होता है। ये तीनों तो ऑर्थोगोनल है ना, मतलब तीनों 90 डिग्री है। समझ में पा रहे हो बात? ये जो मेरा उंगली दिख रहे हो, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है, मतलब ये तीनों वापस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमने 2D में कैसे लिखा था पॉइंट को, x, y ऐसे लिखा था ना, हो गई बात। लेकिन अब तो 3 एक्सिस है ना, तो पॉइंट को हमें ऐसे लेना पड़ेगा, x, y, z, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट है अभी, पहले तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट था क्योंकि वो 2D था, है ना। ओके, तो 3D में हमें ऐसे लेना पड़ेगा पॉइंट को, ठीक है ना। पहले अगर तुम 2,3 लिए थे तो ये यहाँ पर लाई करता था। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई भी 3 पॉइंट, 2, 3, 1 मान लो तुम, ठीक है ना। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का और ये z का है, ठीक है ना बात। तो ऐसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, 3 प्लेन है ना हमारे पास। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम जब हम 2D के बारे में बात करते थे ना, मतलब जब ये x एक्सिस और y एक्सिस था, तब x एक्सिस पर हर एक पॉइंट किस टाइप का था, 2,0 ऐसा था ना, 3,0। x एक्सिस का पॉइंट ऐसे था और y एक्सिस का कैसा था, 0,1, 0,2 ऐसा पॉइंट y एक्सिस में था। और x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 था, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 था। अब देखो जब भी हम x एक्सिस में पॉइंट लेंगे ना, उसका कैसा कोऑर्डिनेट होगा, सपोज इसको मान लो स्मॉल x, यहाँ पर तो y नहीं है तो 0 होगा, z भी नहीं है तो भी 0 होगा। मतलब इसी को ही जनरलाइज करके एक कोऑर्डिनेट और आ गया साथ में, ठीक है ना। y एक्सिस में हम कैसे लेंगे पॉइंट, यहाँ पर तो x नहीं है ना, ये 0 हो जाएगा, y तो होगा ना, z तो नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। z एक्सिस में कैसा होगा पॉइंट, x तो नहीं है मतलब 0, y भी नहीं है 0, लेकिन z तो है ना, तो स्मॉल z, हो गई बात। मतलब x एक्सिस का पॉइंट को हम इस कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे, y एक्सिस पर रहने वाले पॉइंट को ऐसे और z में रहने वाले को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो 1, 0, 0 पॉइंट x एक्सिस में है ना, यहाँ पर 0, 1, 0 होगा और यहाँ पर 0, 0, 1 पॉइंट होगा। ये तो 3 पॉइंट मैंने ले लिया। x एक्सिस में तो ऐसा पॉइंट होगा ना 1, 0, 0, y एक्सिस में भी 0, 1, 0 होगा और यहाँ भी 0, 0, 1 पॉइंट होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से O से जब भी मैं इस पॉइंट तक जाऊंगा 1, 0, 0 तक, मतलब मुझे इकाई लंबाई चलना है, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस चलना है। 1 यूनिट डिस्टेंस, कितने यूनिट जा रहे हैं हम, यूनिट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जा रहे हैं। 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 गया मैं, O से A तक कितना डिस्टेंस गया, 1 यूनिट डिस्टेंस। O से Y तक भी मैंने कितना डिस्टेंस गया, 1 यूनिट डिस्टेंस गया। O से मान लो यहाँ तक C तक आया, ये C पॉइंट है, तो यहाँ भी मैंने कितना डिस्टेंस आया, 1 यूनिट डिस्टेंस आया। अब देखो 1 यूनिट इधर गया, एक डायरेक्शन में गया ना मैं, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में। y की डायरेक्शन में मैंने गया ना, किस डायरेक्शन में गया, ये लंबाई ऊपर की तरफ गया मैं, ठीक है ना बात। और ये जो z एक्सिस है, ये इधर आया मैं, z एक्सिस के अलोंग आया, कितना डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। मतलब ये वेक्टर हो गया ना,
मैग्नीट्यूड भी दे रहे हैं, हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन चलो, वाई एक्सिस के डायरेक्शन चलो, जेड एक्सिस के डायरेक्शन चलो, ठीक है ना। मतलब ये जो वेक्टर आ गया ओ ए वेक्टर, ये जो ओ ए वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, 1 आता है, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस, ओके। उसी तरह से ओ बी, ये जो ओ बी है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 चला था, मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस में है ना। उसी तरह से ओ सी, कहाँ गया मैं, ओ सी तक गया, मतलब 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और किधर गया मैं, जेड एक्सिस में गया, ठीक है ना। ये तीनों क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, हो गई ना बात। ये तीनों क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। कौन कौन, ओ ए एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है, और ओ सी एक क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 है। और हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में, मालूम है ना, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ये जो खास तरह की हमें यूनिट वेक्टर मिल रहा है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, इसका एक नाम है, ठीक है ना। हमने आइडेंटिफाई करने के लिए, बार बार ओ ए, ओ बी, ओ सी लिखने से हमें तकलीफ होता है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना, इसको डिनोट करने के लिए हम 3 लेटर्स का मदद लेंगे। 3 लेटर्स का मतलब, ये जो ओ ए वेक्टर आया है ना, ओ ए वेक्टर जो आया है ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, इसको हम डिनोट करेंगे आई कैप से। आई कैप, ध्यान रखना, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहने वाले यूनिट वेक्टर्स को हम बोलेंगे आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहने वाले ये जो ओ बी वेक्टर था ना, ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 था जिसका, इसको हम डिनोट करेंगे जे कैप से, ठीक है ना। और ये जो ओ सी आया था ना, ये भी एक वेक्टर आया था, और इसको हम डिनोट करेंगे के कैप से। समझ में आ गई बात। मतलब एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे आई कैप, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस में जो वेक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे के कैप। समझ में आ गई बात। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको स्पेसिफाई किया। इसको हमेशा जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत हमेशा पड़ेगा हमें। अब हम धीरे धीरे 3D में चल रहे हैं, ठीक है ना, 3D में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। मतलब ये आई कैप को अगर तुम ऐसे मॉडुलस निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना, ओके। और के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस में है। के कैप जेड एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में, और आई कैप एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई कैप, जे कैप और के कैप का जरूरत तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि हमने 3D फर्स्ट ईयर में 3D के कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तुम मान लो एक प्लेन है, ठीक है ना, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है ना। और यहाँ पर 3D का मतलब समझते हो ना, ये हवा में है। ये 2D में मैं लिख रहा हूँ इसलिए तुम लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन हवा में है एक पॉइंट। मान लो ऐसे P पॉइंट एक है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। वो तो कहीं पर होगा ना स्पेस में, ये तो एक्सिस पे नहीं है। एक्सिस पे होने पर y या फिर z कुछ ना कुछ जीरो होता, लेकिन ये स्पेस में है, कहीं पर भी हो सकता है। x का वैल्यू कुछ होगा, y का होगा, z का होगा। जैसे मान लो कि तुम लोगों के रूम में एक फैन होगा, लाइट होगा, वो हवा में ऐसे लटका कर रहता है ना, उसका भी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने इसको x, y, z से डिनोट किया, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे अभी, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो, हम हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस को मैप करेंगे, मतलब काउंट करेंगे। तो O से P तक जो लंबाई होगी ना, ये OP, इसको हम मान लेते हैं R वेक्टर। ये डायरेक्शन है, ओरिजिन से उस तक एक लाइन हमने जोड़ दिया, इमेजिनरी लाइन, और उसको हम बोलेंगे R वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो ओरिजिन है उसका तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है ना, 3D में 0 0 0 होगा, 2D में 0 0 था, यहाँ पर 0 0 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ से P तक की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, उसको मैंने बोला आर कैप, सॉरी आर वेक्टर। मतलब एक डायरेक्शन में चले गए ना मैं, ओके। अब देखो,
इस वेक्टर को डिनोट करने के लिए जो ओपी वेक्टर आ रहा है ना, इसको हम मान रहे हैं आर वेक्टर, ठीक है ना। और इसी को हम कैसे लिखते हैं, याद रखना हमेशा कि ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ये जो एक्स है ना, एक्स लिख लेना, और ओरिजिन क्या है, 0 है ना। जो डिस्टेंस फॉर्मूला था ना हमारा 2D में, x2 माइनस x1 ऐसा ही था, सिर्फ होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे, x में से 0 को घटा दो, हो गई ना। ये किसका कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, और इसका यूनिट वेक्टर कौन था इस डायरेक्शन में, i कैप था, y डायरेक्शन में j कैप था, और z डायरेक्शन में k कैप था। देखो पहले कोऑर्डिनेट में से 0 को माइनस किया, और ये i कैप आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है ना, x है, प्लस y में से 0 को घटाऊंगा, सेकेंड 0 को, y माइनस 0 j कैप, प्लस z में से 0 को घटाओ तो z माइनस 0, अब k कैप आएगा ना, क्योंकि ये z एक्सिस का पॉइंट है, मतलब z कोऑर्डिनेट है ना, इक्वल टू r वेक्टर। हो गई बात, मतलब x i कैप y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू r वेक्टर। मतलब जब भी हम ओरिजिन से किसी पॉइंट को मैप करेंगे, मतलब उसको काउंट करेंगे, उसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओपी आएगा ना ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का मैप करना है तो ये आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू आर वेक्टर। हो गई ना बात, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, मतलब 3D में, 3 डायमेंशन में इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमने बात कर ली, ठीक है।